हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। सो आज हम लोग देखने वाले हैं BEGG 174 का जून 2023 paper analysis. So we would be looking on to the answers as well as the questions that have come, and the paper was of 3 hours and it was a 100 marks paper. Okay, so let's see on the particular paper analysis of this particular paper. तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर एनालिसिस विथ आंसर्स एंड कुछ प्रॉबल क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा कि वो आ सकते हैं इन दिसंबर 2023 एग्जाम्स। सो पहले हम लोग नोट देख लेते हैं। ये जो पेपर है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए हैज़ टोटल शॉर्ट नोट्स, जो कि शॉर्ट नोट्स यहाँ पर है, टोटल 4 शॉर्ट नोट्स है, एंड अगर आप देखिएगा तो 4 लॉन्ग आंसर्स है। ठीक है, एंड सेक्शन बी हैज़ टोटल 5 लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पर? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, 5 क्वेश्चंस टोटल आपको करने हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट है कि आपको एटलीस्ट 2 करके क्वेश्चंस जो है वो सेक्शन पर सेक्शन से करना है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पर देख रहे हैं पर जो पार्ट है इसमें से 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा 1 सेक्शन ए में 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस करना ही है, एंड सेक्शन बी में से भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस करना ही है। उसके साथ आप कोई भी सेक्शन ए या सेक्शन बी से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी आर कंपल्सरी, और कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आइदर आप सेक्शन ए से कर सकते हैं या सेक्शन बी से कर सकते हैं। अब सेक्शन ए का अगर शॉर्ट नोट से अगर आप करते हो, अगर आप शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस फिर यहाँ पर भी बताया गया है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स ये 4 में से करोगे अटेम्प्ट, तो इसमें से कोई भी 2 आपको करना है। ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चंस दैट आर देयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फंक्शन ऑफ क्लाइमैक्स इन अ स्टोरी। ठीक है, लेट्स सी द फंक्शन ऑफ क्लाइमैक्स इन अ स्टोरी। ठीक है, तो अगर आप बुक में देखिएगा, दिस इज द पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ क्लाइमैक्स इन अ स्टोरी इज इन ब्लॉक 2 यूनिट 2 पेज नंबर 70 to 71। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट एक स्मॉल चीज़ बताया गया है कि क्लाइमैक्स आपका क्यों ज़रूरी है। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि स्टोरी के लिए क्या है, एक डायरेक्शन दिया जाता है, चाहे वो लव स्टोरी है या कोई भी स्टोरी हो या मतलब ट्रेजिक स्टोरी हो, इसके बारे में यहाँ पर एक छोटा ओवरव्यू दिया गया है। तो इसको मैं समझाने के लिए एक और आपको डेफिनेशन दूंगा विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस बार के लिए अगर आप देखिएगा तो क्लाइमैक्स ऑफ अ पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपका अगर आप देखोगे तो 3 पॉइंट सब कॉन्टेक्स्ट 3.3 में है। ठीक है, पेज नंबर 91 एंड 92 में क्लाइमैक्स ऑफ अ पोएम ये ज़रूर से देख लीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम, क्योंकि क्लाइमैक्स ऑफ अ स्टोरी इस बार आया है, तो क्लाइमैक्स ऑफ अ पोएम इस बार आ सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि क्लाइमैक्स ऑफ अ पोएम क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका ज़रूरी भी है कि क्लाइमैक्स जो है एक पोएम में, वो आपका एक पोएम का जो एक सस्पेंस क्रिएट करता है, चाहे वो स्टोरी में हो या पोएम में हो, उसका एक रोल है, एंड वो सस्पेंस क्रिएट करता है, एंड सस्पेंस से उसका प्रील्यूड टू क्लाइमैक्स मतलब एंडिंग होने से पहले। ठीक है, प्रील्यूड का मतलब है एंडिंग होने से पहले, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लाइमैक्स का रोल चाहे वो स्टोरी में हो या पोएम में हो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पोएट्री में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया गया है ओzymandias। पूरा पोएम आपको नहीं लिखना है, अगर आपको क्लाइमैक्स ऑफ अ पोएम दिया जाए तो आप ये बोल सकते हो कि क्लाइमैक्स ऑफ अ पोएम में ओzymandias बाय पीबी शैली में यहाँ पर क्लाइमैक्स यूज़ किया गया है। और जस्ट थोड़ा सा आप लाइन अगर आप उसमें लिखिएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट्स है, एंड शॉर्ट नोट्स का यहाँ पर मिनिमम वर्ड जो है लिमिट वो है सिर्फ 200 वर्ड्स का। ठीक है, तो ये जस्ट एक शॉर्ट नोट है, एंड इसको आपको कोई भी तो करना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ आपको मैं बताऊँगा कि एक स्टोरी में कुछ कुछ चीज़ ज़रूरी होता है, जैसे थीम, सेटिंग। ये आपके दूसरे बुक से मैंने ये लिया है, दिस इज़ फ्रॉम BEGLA 138। ठीक है, तो वहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है वहाँ से मैंने लिया है। तो ये चीज़ स्टोरी के लिए आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है, जैसे थीम हुआ, सेटिंग हुआ, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है एक स्टोरी को फ्रेम करने के लिए, ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को कुछ चीज़ जो क्वेश्चन में समझाया गया है उस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। जैसे कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स कोई एनिमेट कैरेक्टर्स हो सकता है, इनएनिमेट कैरेक्टर्स हो सकता है, या लिविंग कैरेक्टर हो सकता है, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हो सकता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है। जैसे पॉइंट ऑफ व्यू है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, वो चीज़ का है, प्लॉट का है। अब ये डायग्राम देखिए, एक स्टोरी में जो होता है उसमें प्लॉट डायग्राम ये बहुत अच्छे से दिया गया है, इसलिए मैंने आपको ये जगह से मैंने दिया। BEGLA 138 नरेटिव टेक्स्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आई थिंक सो ब्लॉक 3 में है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा।
बट मेन जो चीज़ है मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों स्टोरी में क्लाइमैक्स इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमैक्स क्या है? द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन वी लर्न द आउटकम। हम लोग आउटकम के बारे में जानते हैं कि क्या है आउटकम, ठीक है। तो क्लाइमैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग देखेंगे कि क्लाइमैक्स क्या है। लेट्स सी अबाउट, ये कॉन्फ्लिक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। अगर आप हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट भी पॉज करके ले सकते हैं। एंड लेट्स सी ऑन दी पर्टिकुलर टर्म दैट इज़ गिवन देयर, क्लाइमैक्स। तो यहाँ पर क्लाइमैक्स का एक एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से दिया गया है। तो क्लाइमैक्स इज़ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन द नरेटिव और द स्टोरी, ठीक है, इन द नरेटिव ऑफ द स्टोरी। इट इज़ ऑल्सो सीन एज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। सबसे बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी है। यूजुअली इन द क्लाइमैक्स द कैरेक्टर फेसेस द कॉन्फ्लिक्ट। एक कॉन्फ्लिक्ट जो कैरेक्टर होता है, जो मेन, चाहे वो मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी क्यों ही हो या कोई एक कैरेक्टर ही क्यों ना हो, वो एक कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है। एंड देयर इज़ अ चेंज इन द कैरेक्टर। एक कैरेक्टर में ना एक चेंज आता है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ क्राइसिस इन द नरेटिव। ये जो नरेटिव है, जो स्टोरी का जो सेटिंग जो दिया गया है, जिससे स्टोरी को बोला जा रहा है, उस टाइम में उसका सडनली उसका जो पॉइंट ऑफ क्राइसिस है वो फेस कर रहा है। और पॉइंट ऑफ क्राइसिस को क्या बोला जाता है? उसको कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है एक पॉइंट ऑफ क्राइसिस में एक हो रहा है एंड उस चीज़ को वो फेस कर रहा है कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इन सिंड्रेला स्टोरी, जो सिंड्रेला जो स्टोरी था, व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट एंड सिंड्रेला हैज़ टू लीव एंड इन अ हरी लीव्स हर ग्लास शू बिहाइंड, दिस इज़ द क्लाइमैक्स। मतलब उसको जब जल्दबाजी में, सिंड्रेला के स्टोरी में अगर आप देखिएगा तो जब क्लॉक जब स्ट्राइक करता है मिडनाइट में, तब वो जल्दबाजी में वो जो अपना जो हर ग्लास शू था वो छोड़ के चले आई थी। तो दिस इज़ द क्लाइमैक्स। तो एक हर एक स्टोरी में एक क्लाइमैक्स होता है। तो और कुछ टर्म जैसे है, जैसे फॉलिंग एक्शन है, रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन मतलब एंड, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन मैंने आप लोग को दिया। एंड जैसे कॉन्फ्लिक्ट है, जो स्टोरीज़ में कुछ कुछ चीज़ ज़रूरत होता है, उस चीज़ के बारे में आप ज़रूर से देख लीजिएगा ये पर्टिकुलर आंसर से, ठीक है। तो इस बार क्लाइमैक्स ऑफ अ स्टोरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बार आप लोग के लिए क्लाइमैक्स ऑफ अ पोइट्री आ सकता है दिसंबर 2023 एग्जाम्स में। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? राइटिंग ब्लॉग्स, ठीक है। अब राइटिंग ब्लॉग्स के बारे में हम लोग का आंसर देखेंगे। तो राइटिंग ब्लॉग्स आपका कहाँ पर है? राइटिंग ब्लॉग्स इज इन ब्लॉक 3 यूनिट 4 ऑफ योर बुक, दैट इज पेज 151 152। ओके, तो राइटिंग ब्लॉग क्या है इसके बारे में आप लोग को हमें समझाऊंगा कि अ ब्लॉग इज अ वेब पेज टिपिकली रन बाय एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप वेयर देयर पोस्ट रिटन कंटेंट दैट इज यूजुअली इन एन इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल स्टाइल। एक इनफॉर्मल या कन्वर्सेशनल स्टाइल में ये चीज़ को समझाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इनफॉर्मल या कन्वर्सेशनल स्टाइल में ये समझाया जाता है। इट इट कुड रीड लाइक एन ओपिनियन। ये आपका ओपिनियन टाइप का हो सकता है, एक पर्सनल ब्लॉग हो सकता है या फर्स्ट ब्लॉग हो सकता है। बहुत सारे ब्लॉग होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स ब्लॉग आप देखे ही होंगे, बहुत सारे पेजेस में आपको दिखेगा स्पोर्ट्स ब्लॉग है। जैसे हर्षा बोगले जो थे वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है। फिर आपके पर्टिकुलर वेबसाइट में हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है। ये एक ब्लॉग ना आपके इंटरनेट में भी हो सकता है। तो ब्लॉग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। या अगर आप देखोगे ब्लॉगर ऐप बोल के भी है जहाँ पर ब्लॉग आप दे सकते हो। तो मेनी ब्लॉग्स अलाउ फ्री फ्लोज ऑफ कमेंट्स, मतलब वहाँ पर कमेंट्स दे सकते हैं जैसे इंटरनेट में अगर हो सके, या वहाँ पर आप अपने रिव्यू दे सकते हैं। तो राइटिंग अ ब्लॉग, थिंक ऑफ द क्लासिकल गाइडलाइंस यू नीड टू फॉलो। क्या क्या चीज़ आपको करना है, क्या क्या चीज़ नहीं करना है। राइट अ गुड कॉपी, उसमें मतलब जो आपका जो कॉपी जो होगा ब्लॉग का, वो चीज़ का आपको देख के बनाना है, ठीक है। एंड ब्लॉग में आपको क्या एक अच्छे से आपको मतलब उसका जो कॉपी होगा, मतलब जो आप लिखोगे उसको बहुत अच्छे से समझाना है। उसमें फैक्चुअल और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड लिंक टू रेलिवेंट एंड यूजुअल इन्फॉर्मेशन। तो ब्लॉग का मतलब यही है कि एक पर्सनल आर्टिकल के तरह अगर आप बोल सकते हो, चाहे वो क्रिकेटिंग ब्लॉग हो सकता है या एजुकेशनल ब्लॉग हो सकता है। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे द वर्ल्ड ऑफ ब्लॉग्स एक्सप्लोडेड विद द ग्रोथ इन द लेट 1990s, जहाँ पर ये जो टाइप ऑफ राइटिंग है ना वो बहुत फ्लरिश किया। तो एक वेब पेज में टिपिकली रन होता है एक स्मॉल ग्रुप के द्वारा या एक इंडिविजुअल के द्वारा। बहुत टाइम में न्यूज़पेपर में भी आपको ब्लॉग्स मिलेगा, ठीक है। तो एक ब्लॉग एक ऐसा चीज़ है जिसपे टेक्स्ट है, डिजिटल इमेजेस है, ये सब चीज़ में आप देख सकते हो। जैसे एक लिंक दिया जाता है दूसरे वेब ब्लॉग्स का, ये चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। दिस इज़ थीम्स फॉर पोइट्री। थीम्स फॉर पोइट्री क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ओके। सो थीम्स फॉर पोइट्री, लेट्स सी ऑन इट। सो थीम्स फॉर पोइट्री आपका कहाँ है? आपका इफ़ यू लुक इनटू योर बुक यू विल सी दैट इट इज़ इन ब्लॉक 1 यूनिट 3 सब कॉन्टेक्स्ट 3.2.2 पेज नंबर 33 एंड 34। एंड इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपके बुक में,
जब मैं आंसर समझा रहा हूँ तो आई विल टेल यू दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. So while the writer's statement in a short story comes through by traversing a certain distance, the statement in a poem has to grip the reader's thought and imagination in an instant. So this being so, it is utmost importance before writing a poem on a well chosen theme. तो थीम मतलब पोएट्री लिखने से पहले ये ज़रूरी है आप किस चीज़ के बारे में पोएट्री लिख रहे हो. जैसे डांटे का जो इमॉर्टल डांटे है ना, जिसका मतलब बहुत फेमस वर्क है डिवाइन कॉमेडी, उसके ऊपर में एक थीम लिखना चाहिए कि वो किसके ऊपर में रहेगा. वो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे इट इज़ फियर एज ऑफ अ चाइल्ड, सेंस ऑफ डीप एंड डार्क ऑफ आवर ड्रीम्स. तो उसके अंदर में क्या करना है, तो डिवाइन कॉमेडी क्यों है, तो उसमें क्या है, क्या होना चाहिए, थीम उसका क्या है, बैकग्राउंड क्यों है, क्या उस पर्टिकुलर पोएम को देना है, एक आउटलुक देना है कि कैसे करके वो देना है. तो वो चीज़ का एक मतलब एक ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना कि उसको पहले समझना है कि एक पोएट्री जो है उसको समझना है कि क्या उसके बेसिस में लिखेंगे. तो अब देखिएगा कि उसमें एक इमेजेस एंड मिक्स मेटाफर्स रहते हैं एंड अ फीलिंग विच कैन नॉट बी सेव्ड ऑलवेज बाय द प्ली ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड और द वांटेड ऑब्सक्यूरिटी ऑफ द मॉडर्न कॉन्शियसनेस. तो ये ज़रूरी है कि जैसे थीम्स फॉर पोएट्री में मतलब एक बच्चे लोगों के लिए भी पोएट्री अगर बनाना है तो वो कैसे होगा. सपोज़ पकड़ लीजिए हम्टी डम्टी का जो पोएम था या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार था, तो उसमें भी एक थीम था कि वो क्या चीज़ था, एक स्टार के बारे में था. वो चीज़ को क्या समझा रहा था कि स्टार अप अबव द स्काई. ठीक है, तो उस चीज़ को एक थीम, एक पर्टिकुलर चीज़ का उसका एक रीज़न था एक लिखने का. तो हर एक पोएट को ये चीज़ पोएट्री को और व्हाट एंड हाउ ऑफ योर पोएम टू बी. इसीलिए मैं बोला कि थीम बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे स्टोरी में भी थीम ज़रूरी है, वैसे पोएट्री में भी थीम बहुत ज़रूरी है. कैसे वो चीज़ है, वो एक सेंट्रल एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पोएट्री है. कैसे करके वो पोएट्री बनेगा, चाहे वो फियरफुल है, एंग्री है, एक्साइटेड है, रिफ्लेक्टिव है या कुछ भी हो, उसके ऊपर में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में ये थीम जो एक पर्टिकुलर रीज़न के वजह से वो बना हुआ रहता है कि उसका टोन कैसा रहेगा, क्या वो वर्बल होगा या क्या वो चीज़ का मतलब थोड़ा सॉफ्ट टोन रहेगा या क्या वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझाएगा. तो इसीलिए थीम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पोएट्स जो रहते हैं या हर स्टोरी राइटर भी होते हैं वो थीम ऑफ पोएट्री भी हो सकता है या थीम ऑफ स्टोरी भी हो सकता है. तो ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे. इफ़ यू सी टीवी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये क्रिएटिव राइटिंग का पेपर है, तो आप जान ही सकते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट है. सो इट इज़ इन ब्लॉक 3 यूनिट 2. ओके, ब्लॉक 3 यूनिट 2 इफ़ यू गो देन यू विल सी टीवी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन. अब टीवी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन मतलब अगर आप देखोगे टीवी राइटिंग का, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि कैसे करके कार्टून हुआ है. ठीक है, जैसे कार्टून्स होते हैं, आप वो चीज़ को सिंपली अगर आप इमेजिन करो ऑगी एंड द कॉकरोचेस, या एक पर्टिकुलर कार्टून और भी देख सकते हो छोटा भीम. ठीक है, तो जो प्रोग्राम होते हैं ना, वो अगर आप उस चीज़ को अगर छोटे में अगर आप कार्टून देखे होंगे तो आपको पता होगा कि छोटा भीम कैसे कैरेक्टर है, एक माइटी कैरेक्टर है, उसमें बहुत अच्छा एक मतलब एक कैरेक्टर है, तो उसको कैसे करके किया जाता है. तो आप ये चीज़ को विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि जो स्मॉल वंडर दैट चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग हैज़ गॉट ऑलमोस्ट नोवेयर. मतलब ये जो चीज़ है ना, इसमें कहाँ जो स्पेशल ऑडियंस है ना, चिल्ड्रन लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसका जो विजुअलाइजेशन एस्पेक्ट है वो पर्टिकुलर टाइम में. ठीक है, तो अगर कोई भी प्रोग्राम बनाया जाए, ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी कार्टून हो, ठीक है, चाहे वो पोकेमॉन हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें एक डबिंग टाइप का होता है. ठीक है, फिर ऑगी एंड द कॉकरोचेस में अगर आप जानते होंगे, तो ये चीज़ ना आपको जस्ट विजुअलाइज करना है. बहुत टाइम में आपको एग्जांपल्स नहीं देना है कि ठीक है चलो मैंने ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा है. बट मेन चीज़ क्या है कि ये पर्टिकुलर चीज़ आप एक फन एस्पेक्ट में देखना कि कैसे करके टीवी राइटिंग में करते हैं. तो चिल्ड्रन को क्या पसंद आता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या उसको पसंद है. तो वो एक जो चाइल्ड है ना, इज़ एन यंग अडल्ट, तो उसको क्या चीज़ पसंद है, उसको थोड़ा मतलब वर्ड्स लाइक आइडियलिज्म, लिबर्टी, मैनिपुलेशन एक्सेट्रा मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड. वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट नहीं समझेगा. वो बहुत ही मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल, कॉमनली यूज्ड, इजीली टू अंडरस्टैंड, बहुत ही मतलब हो सकता है ना फनी टाइप का हो या उसमें मॉडल रिलेटेड हो. अ चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स. उसमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगे, उसमें बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ रहेगा कि कोई एक मतलब बैड कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को कैसे करके फाइट करना है एंड कैसे करके वो अपने मतलब किंगडम हो, जैसे छोटा भीम का ही आप स्टोरी देख लो, वो चीज़ में कैसे करके वो टीवी में उसको प्रोग्राम किया जाता है. ठीक है, तो वो अगर आप देखोगे ढोलकपुर में वो रहता है एंड वो कैसे करके वो ढोलकपुर को हमेशा मतलब बचाता है. तो दीज आर वेरी मतलब चाइल्डिश कार्टून्स, बट ये चीज़ भी हमारे पेपर्स में आता है. एंड आपको पता ही होगा कि दिस इज़ हाउ क्रिएटिव राइटिंग इज़ एंड हाउ मच इट हैज़ द इन्फ्लुएंस इन इट. ये पोइट्री में भी है, स्टोरी में भी है,
टीवी स्क्रिप्ट्स में भी है। क्रिएटिव राइटिंग हैज़ मेनी डायमेंशंस। तो अगर आप विजुअलाइज करोगे तो ये चीज़ में देखिए, एग्जाम्पल्स तो मैंने आप लोगों को दिया, ऑफकोर्स आपके क्लियरिटी के लिए है। आप एक थोड़ा वो चीज़ को थोड़ा फॉर्मल वे में रखिएगा कि ताकि वो पेपर जो एग्जामिनर हो वो खाली एग्जाम्पल मैंने आप लोग को समझने के लिए ये बताया है। तो चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप्स ऑफ 3 to 6 and 7 to 9 हैव प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंसिंग ओवर अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ टाइम। तो वो छोटा छोटा प्रोग्राम्स होगा, एंड चिल्ड्रंस हैव रिलेटिवली लिमिटेड एक्सपीरियंस टू कॉम्पनसेट फॉर दिस पर्टिकुलर एबिलिटी। मतलब बहुत सिंपल टाइप का होगा, ठीक है। लास्टली स्मॉल चिल्ड्रन लव रिपीटिशन। तो वो जिस जगह पे गाना होगा या जिस जगह पे वो टाइप का पोएम टाइप का रहेगा या राइम टाइप का रहेगा उन लोग को अच्छा लगेगा, जिसमें कैरेक्टर्स अच्छे रहेंगे। जैसे अगर आप देखोगे और एक कैरेक्टर मोटू एंड छोटू का कार्टून कैरेक्टर, ठीक है, या कोई भी एक मतलब कैरेक्टर अगर आप देखोगे, डोरेमोन का कैरेक्टर अगर आप देख लो, तो जो भी कार्टून्स होते हैं ना, जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो कैसे करके लिखा जाता है। तो मैंने जस्ट आपको विजुअलाइज करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिया, आप लोग ये चीज़ को आशा करते हैं समझ पाएंगे। तो प्रिपेयरिंग द स्क्रिप्ट कैसे करके वो जो रहेगा, शॉर्ट प्रोग्राम रहेगा, एपिसोडिक रहेगा, उसमें एपिसोड्स रहेंगे, एक प्रोग्राम में वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, छोटा छोटा प्रोग्राम होगा, शायद वो 25 मिनट का होगा। अगर आप देखोगे उसमें एड्स डाला जाता है, ठीक है, तो एड्स वहाँ पर रह सकता है, तो एड्स होगा या कुछ और रहेगा। तो इस चीज़ में लास्टली स्मॉल चिल्ड्रन लव रेपिटेशन ये चीज़ का था, ठीक है। एंड इसमें कैसे करके है विजुअली क्रिएटिव, विजुअलाइज क्रिएटिव, और जो मतलब मैं ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे करके टीवी जो ऐड है ना, ये जो टीवी जो राइटिंग है फॉर चिल्ड्रन, जो सपोज पकड़ लीजिए कोई कार्टून हो गया या कोई एक स्टोरी हो गया, तो वो कैसे करके आप प्रिपेयर कीजिएगा। तो हाउ वुड यू प्रिपेयर द स्क्रिप्ट ऑफ द टीवी राइटिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यू कैन से इसके में जो बोल्ड लेटर्स में है इसको ज़रूर से आपको लिखना है। तो विजुअलाइज क्रिएटिवली कि क्या उसको जैसे दिखने में अच्छा हो, ब्राइट इमेजेस हो, ऐसे इमेजेस हो जिसको देखने में कलरफुल हो, राइट फॉर द ईयर, मतलब वो जैसे ऐसा हो जो मतलब सुनने को अच्छा लगे, एंड वो मतलब फोकस अटेंशन, मतलब वो चीज़ आपका जो ग्रैब करे, चाहे वो राइम हो या कुछ ऐसा कुछ हो जो विजुअली हाईलाइट करे ऑडियो को, एंड काउंटर पॉइंट विजुअल्स, ठीक है। तो ये पार्ट आपका, इफ़ यू सी इट इज़ इन ब्लॉक 3 यूनिट 2 सब कॉन्टेक्स्ट 2.7 पेज नंबर 134 एंड 135, ठीक है। तो ये पेजेस चेंज हो सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी वर्जन से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थिंग, दैट इज़ हाउ कैन अ राइटर अचीव क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन हिज और हर वर्क, गिव अ रीजंट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी 2 करना है, जो सेक्शन ए का फर्स्ट शॉर्ट नोट्स था इसमें से कोई भी 2, एंड इसके से में से अगर आप वो अटेंड करते हैं तो इसमें से और 1 क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं जो कि मिनिमम 2 है। एंड अगर आप सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यू कैन अटेम्प्ट 3 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 2 फ्रॉम सेक्शन बी। लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 500 वर्ड्स का है। हाउ कैन अ राइटर अचीव क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन हिज हर वर्क, गिव अ रीजंट आंसर, ठीक है। तो राइटर कैसे ट्रांसपेरेंसी जो चीज़ है वो कैसे करके वो अपने राइटर में ला सकता है वर्क में, ठीक है। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पर क्लैरिटी क्या है, पहले तो ये पहले जान लीजिए। मैं एक छोटा सा आपको एक सम अप आपके जो कॉन्टेक्स्ट के लास्ट में है ब्लॉक 1 यूनिट 2 में, इसका जो 2.6 है वो समिंग अप में है। क्लैरिटी क्या है पहले ये जान लीजिए। क्लैरिटी एंड डायरेक्टनेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है। टू अचीव क्लैरिटी यू मस्ट हैव मास्टरी ओवर योर चोजन सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट में आप क्लैरिटी चाहते हो, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, यू मस्ट डिस्टेंस योर सेल्फ, थिंक ओवर द मैटर एंड गेट वेल अकाउंटेड विथ इट। मतलब आपको अच्छे से उसको जानना है कि वो क्या है नहीं है, उसके बारे में और आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मेकिंग थिंग्स इंटरेस्टिंग टू ऑल कंसर्न स्किल एंड विच कैन बी लर्न। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक अगर आप देखोगे ये एक 20 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आपको इसको वैसे करके ही लिखना है। तो क्लैरिटी क्यों है, क्लैरिटी अगर आपको रहेगा तो आपका ये अगर आप देखोगे ब्लॉक 1 यूनिट 2 में यू विल गेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज सब कॉन्टेक्स्ट 2.2 पेज नंबर 21, 22 एंड 23। ब्लॉक 1 यूनिट 2 में यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन योर पर्टिकुलर SLM या मटेरियल में जो है, ठीक है। तो क्लैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्लैरिटी रहेगा कि आपको क्या लिखना है, चाहे वो एकेडमिक डिसिप्लिन में हो या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाउ कैन अ राइटर अचीव क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन हिज और हर वर्क, तो आपको ये चीज़ बताना है कि वो कैसे करके वो कर सकता है। तो यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि क्या चीज़ ज़रूरत है। तो ये आपका पेज नंबर 21, 22, 23 में ये है, ठीक है। तो आप कैसे करके आंसर लिखिएगा, ये चीज़ मैं आपको ये समझा रहा हूँ।
ठीक है। तो पहले तो आप देखिएगा जो यहाँ पर बोल्ड लेटर्स हैं इसको आपको ज़रूर से लिखना है, अगर आप लिखिएगा तो अच्छा होगा। जैसे क्लैरिटी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर एजुकेशन, क्लैरिटी रिक्वायर्स अ कॉन्क्रीट डेफिनेशन ऑफ योर सब्जेक्ट, फिर है नोइंग योर रीडर, कौन है आपका रीडर, फिर रिजिडिटी में अफेक्ट क्लैरिटी एंड अगर ये आप देखिएगा लास्ट है क्लैरिटी एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स है। अब इसके अंदर में क्या है इस चीज़ को आपको बताना है। पहले तो आप ये हेडिंग्स जो है जो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रीडर टू हैव द क्लैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग दैट इज देयर, तो क्लैरिटी डिपेंड्स ऑफ द प्रॉपर एजुकेशन। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या ज़रूरत है, एक रेलिवेंट नॉलेज रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लैरिटी रिक्वायर्स नॉट ओनली अ लिटिल टाइम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द मैटर यू आर डीलिंग विद बट ऑल्सो डिमांड्स वाइड एक्वेंटेंस विद इट। उसके साथ साथ आपको और भी देखना पड़ेगा कि उसके बारे में क्या है नहीं है, उस सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा एंड उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि उसका क्लैरिटी आपके ऊपर में अच्छे से हो पाए, ताकि वो चीज़ को आप दूसरे को भी समझा पाए। क्लैरिटी रिक्वायर्स अ कॉन्क्रीट डेफिनेशन ऑफ योर सब्जेक्ट। अगर आप एक चीज़ का कोई डेफिनेशन है तो आई नो व्हाट आई वांट, ठीक है, मेरे को पता है टाइप इज़ नॉट इनफ, मेरे को पता है कि मेरे को क्या चाहिए, ये नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी करना पड़ेगा कि मेरे को व्हाट डू आई वांट टू मेक दिस थिंग क्लियर टू मी। तो इसके लिए क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी एक ऐसा चीज़ है जिस चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ में ट्रांसपेरेंसी भी आप कर सकते हो कि आप, ठीक है, सिमिलर टू क्लैरिटी इज द वर्ड ट्रांसपेरेंसी, कि आपको पता है कि क्या है नहीं है, विच असिस्ट अस इन अटेनिंग क्लैरिटी। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगा तभी तो क्लैरिटी रहेगा ना, तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है। फिर है नोइंग योर रीडर, कि कैसे करके आप अपने क्लैरिटी रख सकते हो। तो पहले तो ये जान लो कि कौन आपका रीडर है, क्या वो बच्चे हैं या वो अडल्ट है या कोई राइटर है। मतलब अगर आप देख रहे हो राइटर के हिसाब से, चाहे वो एक टीचर है, कौन वो चीज़ को रीड कर रहा है, आपका ऑडियंस क्या है। सबसे मेन जो यहाँ पर की वर्ड है यहाँ पर कि ये पर्टिकुलर चीज़ में ऑडियंस कौन है, ठीक है, या वो रीडर कौन है, ठीक है, रीडर ऑफ द मतलब पर्टिकुलर चीज़ में कौन है। तो राइटर ऐसे करके, चाहे वो कौन से जगह पे, चाहे वो कौन से लोकल से वो बिलोंग करता है। सपोज़ पकड़ लीजिए एक ऐसा जगह पे एक रीडर है जिसको इंग्लिश ही नहीं आता है, तो आप वैसे करके नहीं लिख सकते ना। आपको ऐसे करके बताना है कि जैसे वो रीडर जो है वो समझ पाए, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। बट ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है आपको इंग्लिश में ही लिखना है। दिस पर्टिकुलर क्रिएटिव राइटिंग पेपर इज इन इंग्लिश बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन हिंदी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ में अगर आप देखोगे, जैसे टी.एस. एलियट का जो था, रीडर्स जो रेडीमेड लैंग्वेज नॉलेज जैसे लिखते थे, बहुत सारे टी.एस. एलियट बहुत अच्छे राइटर भी थे, पोएट्री में दी वेस्टलैंड भी लिखे हैं एंड बहुत सारे अदर पोएम्स भी लिखे हैं, बहुत अच्छे रिनाउंड क्रिटिक थे। तो इसके बारे में वो क्रिएट करते थे, उनको पता था कि उनको क्या, कौन रीडर है और कौन से टाइप के रीडर है। तो आपका एक स्किल भी आपका यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। फिर रिजिडिटी में इफेक्ट क्लैरिटी, अगर आप रिजिड हो गए कि मेरे को यही करना है और दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोच सकते, या रीडर के बारे में आप नहीं सोचेंगे, जैसे आप एग्जाम के ही पेपर लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक एग्जाम पर्सपेक्टिव में लिखना है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, जैसे आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो, या ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको हाईलाइट, मतलब अगर हाईलाइट ना भी करो तो एटलीस्ट अंडरलाइन करके उसको दे सकते हो। तो ये चीज़ कुछ ज़रूरी है जिससे आपका मार्क्स अच्छा हो पाए। ठीक है, ये चीज़ करोगे तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। इट मीन्स दैट यू नीड टू प्रैक्टिस समथिंग। सो रिजिडिटी में अफेक्ट क्लैरिटी, इसीलिए कोई भी चीज़ का एक क्लियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो एक स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो या ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हो, मतलब ऐसा ना हो कि आप जो लिख रहे हैं वो आप जब एक्सप्रेस कर रहे हो तो कोई चीज़ों को, मतलब लोगों को मतलब ऑफेंड कर दे। तो राइटिंग मतलब बहुत सारा, क्रिएटिव राइटिंग का प्रॉस्पेक्ट ही बहुत सारा चीज़ है जिसमें आप उस चीज़ को ऐसे करके मिक्स करो जो लोगों को सुनने में या लिखने में बहुत, मतलब जब आप लिख रहे हो तो उसको पढ़ने में भी रीडर को अच्छा लगे। फिर क्या है, क्लैरिटी इन लैंग्वेज, आप उसको ग्रामेटिकली ठीक से रखो, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। एक क्लासिक स्टाइल में हो सकता है या एक डिफरेंट आर्ट्स भी यूज़ कर सकते हो, कैसे करके आप उसको करोगे, कैसे करके आप उस चीज़ को अंडरलाइन करके करोगे, या कैसे करके एक क्रिएटिविटी एक मतलब होगा जिसमें आप अपने जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है ना, जैसे राइटिंग इज़ लाइक एन आर्ट, जैसे वो पेंटिंग करते हैं ना, तो राइटिंग भी एक आर्ट के तरह ही है जहाँ पर आप एक स्टोरी को पेंट कर सकते हो थ्रू राइटिंग। तो या पोएम को भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो थ्रू राइटिंग। आप एक चीज़ का इमेज के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो थ्रू राइटिंग। तो राइटिंग का जो एक लैंग्वेज है, अगर आप बोल सकते हो वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज, आप, अब लोग वही पढ़ के सोचेगा ना कि अच्छा ठीक है, एक विलेज के बहुत पुराने टाइम में जब स्टोरी बुक्स लिखा रहते थे, तो उसके एक लैंग्वेज का ही एक अलग स्टाइल है लिखने का। तो आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए जिससे ये चीज़ और पढ़ने के लिए आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी विल सी दैट इसको थोड़ा आंसर को थोड़ा शॉर्ट करना है, मेन जो बोल्ड पोर्शन है उस चीज़ को आपको लिखना है। ठीक है, हाउ डज अ राइटर स्ट्रक्चर अ पोएम, डिस्कस बाय एक्सप्लेनिंग
हाउ टू बिगिन अ पोएम, टेक इट टू अ क्लाइमैक्स एंड ब्रिंग इट टू द प्लॉसिबल एंड। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर क्लाइमैक्स का पॉइंट आ गया, जहाँ पर आप समझ ही पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है, हाउ डज अ राइटर स्ट्रक्चर अ पोएम, डिस्कस बाय एक्सप्लेनिंग हाउ टू बिगिन अ पोएम, टेक इट टू अ क्लाइमैक्स एंड ब्रिंग इट टू अ प्लॉसिबल एंड। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इसको आपको मिलेगा ब्लॉक 2 यूनिट 3 सब कॉन्टेक्स्ट 3.3 पेज नंबर 88, 89, 90, 91। रफली इसको थोड़ा शॉर्ट करना है। पहले ये देख लीजिए कि स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम में देर आर नो रूल्स एज सच एज फार्मूलाज, नो फार्मूलाज। ये एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये वर्ड्स के हिसाब से होता है। तो ये जो पोएम है, जैसे वेयर टू बिगिन, पहले ये जानना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे आप जानते होंगे कि मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि थीम ऑफ फॉर पोएम्स क्या है। ठीक है, थीम्स फॉर पोएट्री क्या है। तो इसके बाद में कैसे करके आप स्टार्ट कीजिएगा। थीम पता चल गया है, अब क्या करना है, वेयर टू बिगिन। अब जब आप आंसर कीजिएगा तो आपका ये बोल्ड लेटर में आपको लिखना पड़ेगा वेयर टू बिगिन। स्टार्टिंग में पहले ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ पर आपको पता है कि मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जैसा है, वो स्टार्ट करता है विद सच अ स्टेटमेंट, सो डज द वर्जिल्स एंड इट, लेट मी इलस्ट्रेट द पोएम। अब यहाँ पर एक ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप दीजिएगा जिसको आपको समझने में आपको आसान हो, चाहे वो इंग्लिश का ही छोटा से छोटा एग्जाम ही, मतलब एग्जाम्पल ही क्यों ना हो, आप उसको बहुत आसानी से समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल ईजी वाला भी आप दे सकते हो। जैसे कोई भी पोएम हो, चाहे वो आपका बेसिक से बेसिक हो, ब्ला ब्ला ब्लैक शिप भी हो, बट वो चीज़ का मेन जो कॉन्सेप्ट है, आपको वो चीज़ को समझना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पोएम जो है कहाँ से बिगिन करता है, उसका स्टार्टिंग कैसे होता है, वो कैसे करके आप उसको दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक इंडियन वुमेन का यहाँ पर बुक में आप एग्जाम्पल दिए हो, यहाँ पर दिया गया है कि इन दिस ट्रिपल बेक्ड कॉन्टिनेंट वुमेन डोंट एच angry eyebrows on mud walls, patiently they sit like empty pictures on the mouth of the village well। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे दिए हैं। तो शिव के कुमार का ये लिखा गया है, एंड द पोएम स्पीक्स अबाउट द टाइमलेस पेशेंस एंड पैसिविटी। यहाँ पर छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग मेन चीज़ देख सकते हैं, जैसे यीट्स का जो है ना, ईस्टर 1916, और एक थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप ये एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो तो ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम में आपका वो क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे करके आप एक पर्टिकुलर पोइट्री में लिख रहे हो, चाहे वो स्टोरी में ही आपका क्वेश्चन चेंज क्यों ना हो जाए, बट पोएम का जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे स्टोरी का भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि क्या क्या चीज़ वहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ईस्टर 1916 क्या है, ईस्टर 1916 का ईस्टर अपराइजिंग के बारे में बताया गया है, अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि क्या है नहीं है, उसमें क्या चीज़ वहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि ही हैज़ नाउ टू डिसाइड टू बिगिन, ही पुट्स हिज लाइन एट द सेंटर एंड एट द एंड ऑफ द पोएम, ही हैज़ नाउ टू डिसाइड हाउ टू बिगिन एंड वेयर, एंड ही डज इट विद ग्रेट पोएट मास्टरी। अब नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ अ थीम। जैसे पहले भी हम लोग देखे थे कि क्या थीम होगा, क्या चीज़ उसमें है, सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द थीम क्या है, किस चीज़ के वजह से हम लोग ये पर्टिकुलर पोएम को लिख रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग को ज़रूर से देखना है। उसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो, द थीमेटिक प्रोग्रेशन इन अ पोएम मे बी अचीव्ड बाय द पोएट्स इंस्पायर्ड यूज ऑफ सिंगल मेटाफर। एक सिंगल मेटाफर भी यूज़ हो सकता है, या मतलब मल्टीपल मेटाफर भी हो सकते हैं। ठीक है, या सिमिलर्स भी हो सकता है, या अगर कंसीट अगर जानते होंगे, जैसे मेटाफिजिकल पोएट्री में अगर आप पोएट्री के पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री में भी कंसीट्स यूज़ किया होता था। तो आप कंसीट्स के भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं अगर आपको मेटाफर्स को समझाना हो तो। बट यहाँ पर मेन जो पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ अ थीम है। तो आप एक बता सकते हो कि क्या थीम है, एक पर्टिकुलर थीम है, जैसे थीम ऑफ अ मैरिज। एक पर्टिकुलर पोएम में, शायद वो कोई भी पोएम हो सकता है, पोएम ऑफ थीम ऑफ एंगर, या थीम ऑफ लव, या थीम ऑफ लस्ट। इस चीज़ के बारे में आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हो, एंड उसको डिफाइन कर सकते हो कि थीम क्यों इंपॉर्टेंट है। थीम नहीं रहेगा तो आप पोएट्री का, जैसे हम लोग पहले ही देखे थे थीम्स फॉर पोएट्री में भी, कि वाई थीम इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है क्लाइमैक्स। सेम क्लाइमैक्स जैसे स्टोरी में भी था, क्लाइमैक्स ऑफ पोएट्री भी है। तो हम लोग जैसे देखे थे, क्लाइमैक्स एक सस्पेंस पार्ट है। सस्पेंस इज अ प्रील्यूड टू क्लाइमैक्स। सस्पेंस मतलब एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर प्रील्यूड टू क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स होने से पहले क्या है, देयर आर नो सजेशंस और एक्सपेक्टेंसी और सस्पेंस इन द प्रील्यूड टू क्लाइमैक्स। क्या होगा, उससे पहले क्या होगा। क्लाइमैक्स इज दैट स्टेज इन द मेकिंग ऑफ द पोएम विच ऑर्केस्ट्रेट्स द टेंस इफेक्ट्स ऑफ अ पोएम टू इट्स हाईएस्ट इंटेंसिटी। इस टाइम में ना, जैसे स्टोरी में आप वो कर देखे थे ना, ऐसे टाइप का था। ठीक है, ये होके ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, स्टोरी में जैसे था वैसे ही यहाँ पर एक राइज एंड एक फॉल था। तो एक पोएट्री में भी ऐसे ही टाइप का एक सिचुएशन है जहाँ पर क्लाइमैक्स ना टिप पॉइंट होता है,
एंड वो चीज़ को जब आप उस चीज़ को समझ रहे हैं ना, तो वो टोटली ये जो अगर पूरा चीज़ देखेगा तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ को समझाया जा रहा है कि कैसे करके वो टिप पॉइंट में जाके वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो पोइट्री में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ओzymandias का भी यहाँ पर दिया गया है कि हाउ क्लाइमैक्स इज इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट में पोइट्री का एंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एंडिंग में आप बताइएगा कैसे करके एक पर्टिकुलर पोएम का बहुत अच्छे से पिक्चर हो सकता है, जैसे मैथ्यू आर्नोल्ड का लास्ट लाइन है सोहराब एंड रुस्तम, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट आप एग्जाम्पल्स और इसका जो हेडिंग्स है इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ताकि आप जब पर्टिकुलर पोएट्री या कोई भी चीज़ का देख रहे हैं, चाहे वो कैसे स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम है या स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी है या कोई भी चीज़ का देख रहे हैं, तो उस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा बुक से। इसमें एग्जाम्पल्स है, एंड मेन जो पर्सपेक्टिव है ये पेपर एनालिसिस का, ये पर्सपेक्टिव है कि आपको ये आंसर्स कैसे लिखने हैं इस चीज़ को दिखाना है। तो सारा चीज़ तो आप लर्न नहीं कीजिएगा, बट मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो ये एंडिंग है, ठीक है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थीम है, ठीक है, क्लाइमैक्स है, ये सब चीज़ को आपको बोलना पड़ेगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एंड उसके साथ साथ आपको कुछ एग्जाम्पल्स और थोड़ा सा डेफिनेशन आपको देना है, ताकि फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेट्स सी विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हाउ डज अ राइटर प्रिपेयर अ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द पब्लिकेशन, डिस्कस दिस डिटेल, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो राइटर प्रिपेयरिंग द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द पब्लिशिंग, ठीक है। तो पहले वो राइटर कैसे लिख सकता है, दिस इज इन ब्लॉक 4 यूनिट 1 सब कॉन्टेक्स्ट 1.2 पेज नंबर 169, 170 एंड 171 एंड 172। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये ब्लॉक 4 यूनिट 1 में है, सब कॉन्टेक्स्ट 1.2 में, ठीक है, 169 में ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट लिखने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट क्या है ये जान लीजिए। मैन्युस्क्रिप्ट एक टाइप ऑफ राइटिंग है, एंड इसमें भी अगर आप देखिएगा तो राइटर्स कैसे लिखते हैं, एक पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट लिखने से पहले क्या करना पड़ता है, उसको बेसिक रिवीजन करना पड़ता है कि मेरा जो पर्टिकुलर जो है उसमें कोई गलती तो नहीं हुआ है, उसमें स्पेलिंग्स में कोई गलती हुआ है कि नहीं, पंक्चुएशंस या एब्रीविएशंस में कोई गलती हुआ है कि नहीं, रेंडरिंग्स ऑफ मैथमेटिकल, अगर वो मैथमेटिकल मटेरियल हुआ या नोट्स हो उसमें कोई गलती हुआ कि नहीं। फिर ऑथर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑथर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एज फार एज ह्यूमनली पॉसिबल द ग्रामर इज़ नॉट फॉल्टी, फिर से वही ग्रामर का ही पोर्शन है, ग्रामर में वहाँ पर कोई गलती नहीं है, पंक्चुएशन में कोई गलती नहीं है, थ्रू आउट द बुक कैन नॉट बी फॉल्टेड, एंड दैट द कैपिटलाइजेशन इज इम्पिकेबल एज फार एज मैनेज, जितना हो सके उसको अच्छे से उसको लिखना है, एंड फिर उसको मैन्युस्क्रिप्ट को अच्छे से कंपाइल करना है, ठीक है। तो वो चीज़ को देने से पहले एक ऑथर को या राइटर को पहले उस चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग क्या होता है कि एज अ राइटर हु इज सीकिंग टू पब्लिश हिज और हर वर्क यू विल हैव टू करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ द कंपोजिटर मे हैव मेड। मतलब जो एक कंपोजिटर, मतलब कंपोजिट करने के टाइम में जब वो मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहा है या वो चीज़ को कंपोजिट कर रहा है, इफ़ यू फील द पब्लिशर विल इंश्योर दैट ऑल द मिस्टेक्स हैव बीन एलिमिनेटेड, यू आर मिस्टेकन। तो बहुत सारे, मतलब एक पर्टिकुलर राइटिंग में भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो अगर आपका जो एडिटर है या पब्लिशर जो है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि अगर वो पब्लिशर सारे मिस्टेक्स को एलिमिनेट कर सकता है तो वो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि उसका काम क्या है कि करेक्टिंग मिस्टेक्स के लिए नहीं है, वो जो एडिटर होता है जो या राइटर होता है उसी के ऊपर में होता है। नहीं तो वो पब्लिशर जो होगा वो अपने हिसाब से ही वो पब्लिश कर देगा, ठीक है। उसके पास टाइम कम रहता है, तो इसीलिए पब्लिशर के लिए वो चीज़ को देखना पड़ता है। तो नीड प्रूफ्स या अगर आप देखोगे प्रूफ रीडिंग जिसको बोला जाता है, मतलब अपने जो चीज़ है, प्रूफ रीडर का मतलब ये है कि पहले अनलर्न रैपिड रीडिंग व्हेन वर्ड्स आर नॉट रेड वन एट अ टाइम बट इन ब्लॉक्स और 3 or more words. For example, if he were to read look before you leap, it is possible that the author is writing to the freshly painted wall and he said look before you leap. तो ये जल्दी जल्दी में ना कभी कभार टाइपोलॉजिकल मिस्टेक्स भी हो सकता है या राइटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, तो सेंटेंस टू सेंटेंस देख लेना है। फिर 3 books वेर ऑल टोन, तो ये हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस में 3 के जगह में कुछ और प्रिंट हो गया, तो देर मैनी टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, तो हियर द फर्स्ट वर्ड शुड हैव अ डबल ओ। तो ये कुक्स जो है ना, ये ऐसा ना हो कि मतलब टू जो है ये चीज़ में इसमें मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि कभी कभार जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक्स हो जाता है, इसीलिए प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए देखेंगे, क्योंकि आई विल बी टेकिंग अप अनदर वीडियो इफ पॉसिबल फॉर सेक्शन बी, सो दैट आई कैन टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू विल बी राइटिंग ऑन दिस सेक्शन बी पार्ट, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज प्लेगरिज्म हैज़ नो प्लेस इन क्रिएटिव राइटिंग, डू यू अग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। प्लेगरिज्म क्या है ये पहले चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के दिन में प्लेगरिज्म बहुत कॉमन है। तो प्लेगरिज्म क्या है, पहले उसे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक 4 यूनिट 3 सब कॉन्टेक्स्ट 3.2
पेज नंबर 188, 189 एंड 190 में आपके पेज के जो बुक है पहले उसमें आंसर्स आपको मिलेगा। बुक में अगर आप देखिएगा तो 187 से ही एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायमेंशंस ऑफ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब ये है कि पब्लिशर्स के लिए वो नाइटमेयर बन जाता है। एंड वो पहले ये जान लीजिए कि प्लेगरिज्म का मतलब सिंपली ये है कि आपका वर्क कोई और लिख लेता है या ले लेता है, या कोई अपने वर्क को अपना बताता है। तो वो कॉपी पेस्ट ऑफ समबडी एल्सेज वर्क, उसका किसी और का अगर वर्क है तो वो इंसान उसको कॉपी पेस्ट करके वो स्टील करके वो अपना बना देता है। तो इसको प्लेगरिज्म कहा जाता है। एडिटिंग में या बुक में जब आप लिखते हो तो ये बहुत ही एक क्राइम के हिसाब से माना जाता है, क्योंकि अदर पीपल्स आइडियाज़ या सेंटेंसेस जो होते हैं वो उनका मेहनत होता है, उनका एक मतलब वर्क हार्ड होता है जो वो बहुत मेहनत से बनाते हैं। प्लेगरिज्म इज़ मॉडली रॉन्ग, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आप किसी और का जो वर्क है विदाउट साइटेशन, अगर साइटेशन मतलब कहीं पर भी अगर आप कोई जर्नलिंग में भी स्कूल में हम लोग बनाते थे ना, कोई असाइनमेंट्स हो या कोई भी चीज़ में अगर आप करते हो तो उसमें साइटेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रिसर्च के लिए पढ़ाई करता है तो वहाँ पर भी अगर कोई रेफरेंस देता है तो वहाँ पर साइटेशन ज़रूरी होता है। अगर कोई गलती से भी अगर कोई चीज़ का पूरा कॉपी पेस्ट वो कर दिया तो वो उसका जो थीसिस होता है या रिसर्च होता है, अगर ये राइटिंग लाइन में कोई अगर जाता है तो आपको पता होगा कि वो टोटली उसका रिजेक्ट हो जाता है। एकदम डायरेक्ट प्रपोजल जो होता है या जो पर्टिकुलर राइटअप होता है वो पूरा पूरी रिजेक्ट हो जाता है, और वो एक ऑफेंसिव क्राइम भी है। तो ये एक फंडामेंटली रॉन्ग चीज़ है एंड इसमें एक सीरियस मतलब ऑफेंस भी है, जो लोग दूसरे के वर्क्स या बुक से पूरा पूरी वर्क जो है उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो प्लेगरिज्म हैज़ नो प्लेस इन क्रिएटिव राइटिंग। प्लेगरिज्म क्रिएटिव राइटिंग में कोई जगह नहीं रखता। एंड इस चीज़ में ना पब्लिकेशन में, चाहे वो इंटरनेट वेबसाइट में हो या कोई भी चीज़ हो, आजकल के टाइम में ये बहुत कॉमन हो गया कि किसी का जो राइटअप है वो हूबहू वो चीज़ का आप लिख देते हो। तो वो चीज़ में भी ना आपका वो अगर आप देखोगे कोई भी अगर अभी जो एआई का जो सिस्टम है या कोई भी जगह से आप कॉपी पेस्ट करके, विकीपीडिया हो या कहीं से भी हो, आप लोग बहुत जल्दी हम लोग वो चीज़ को कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर वो बुक हो या रिसर्च हो, ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा वो मायने रखते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ में आपका खुद का कंटेंट का वैल्यू नहीं रहेगा, फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। तो क्रिएटिव राइटिंग में आप एक थॉट का इंस्पिरेशन ले सकते हो। एक चीज़ को याद रखिएगा, क्रिएटिव राइटिंग में आप एक चीज़ का इंस्पिरेशन ले सकते हो, बट उस थॉट का पूरा पूरी री कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, पूरा पूरी आप कॉपी नहीं कर सकते, उसका खुद का एक क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, प्रोफेशनल, ये सब चीज़ पब्लिशिंग हाउस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जैसे प्लेगरिज्म में राइटर क्या करता है, मतलब गैदर्ड बाय अनदर राइटर वो चीज़ करता है, एंड दोज हु इंडल्ज इन प्लेगरिज्म कैन इजीली बी कॉट। तो इसमें आपको पूछा गया है कि प्लेगरिज्म हैज़ नो प्लेस इन क्रिएटिव राइटिंग। तो क्या आपको लगता है कि ये ठीक है कि नहीं, इसका रीजंस दीजिए, ये क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है कि प्लेगरिज्म सही नहीं है। इसमें आप बता सकते हो कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अभी बहुत सारे जो मतलब रेपुटेटेड जो मतलब आपके जो इंस्टीट्यूशन है, वो लोग जो रिसर्च के लिए या जो लोग हायर स्टडीज़ पे करते हैं, उन लोग एक सॉफ्टवेयर रखते हैं ताकि डिटेक्ट करते हैं प्लेगरिज्म है कि नहीं, चाहे वो एआई रिलेटेड ही क्यों ना हो, चाहे वो चैट जीपीटी से हो या कोई भी सेकेंडरी या थर्ड पार्टी वेबसाइट से क्यों ना हो। मैंने जैसे आपको बोला, कोई भी आइडिया जो है आप उससे इंस्पायर हो सकते हो, बट आपका जो वर्डिंग है उस चीज़ को खुद का होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी और का वर्क आप पूरा कॉपी कर लिए, तब तो वो प्लेगरिज्म हो गया ना। तो कोई भी एक टॉपिक हो गया, चाहे वो एक ऐसे हो या कोई भी एक टॉपिक हो, उस चीज़ के ऊपर में आपको लिखना है और वो खुद ही आपका होगा। ठीक है, यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट दी आइडियाज़ एंड पॉइंट्स फ्रॉम अदर थिंग, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अवॉइडिंग प्लेगरिज्म इन राइटिंग, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको शायद ये पूछ सकता है कि हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म इन राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अवॉइडिंग प्लेगरिज्म मतलब वहाँ पर बहुत ही एक मतलब बहुत सारा अगर आप देखोगे चेकिंग टूल्स है, जैसे टर्निटिन, ठीक है, फिर जोटेरो और एंड नोट, ये सब चीज़ में कुछ कुछ टूल है जिसमें जो एकेडमिक पेपर है वो चीज़ को देखना है। एंड ये क्रिएटिव राइटिंग मेनली आपके हायर स्टडीज़ में भी बहुत काम आता है। ठीक है, तो इंस्टेंसेस कॉट मतलब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अगर आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेगराइजिंग में क्या इफेक्ट होते हैं या क्या वो नेगेटिव इफेक्ट होता है कि नहीं, दिसंबर 2020 एग्जाम में, तो आप ये एग्जाम्पल्स कुछ दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम लोग आज के बारे में देखेंगे कि क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म हो सकता है, डायरेक्ट प्लेगरिज्म हो सकता है, पूरा कॉपी पेस्ट वर्ड बाय वर्ड। फिर पैराफ्रेज प्लेगरिज्म हो सकता है, जैसे पैराफ्रेज में किसी और का वर्क हुआ, वो किसी और से कॉपी पेस्ट किया, बट मतलब प्रेजिंग करने के टाइम में वो हो सकता है। फिर मोजाइक प्लेगरिज्म हो सकता है, जैसे आर्टिकुलेटेड बाय अ सोर्स विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क्स, मतलब वो मोजाइक प्लेगरिज्म हुआ।
ये चीज़ भी बहुत मायने रखता है। अगर आप कोई चीज़ का किसी का बात मतलब उसको रिकोट करते हैं थ्रू बुक्स और थ्रू पर्टिकुलर थिंग, तो वो एक मोज़ाइक प्लेगरिज्म कहा जाता है। फिर एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, मतलब ये कोर्स इतना अच्छा चीज़ है कि आप लोग को अगर कभी आप हायर स्टडीज़ करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से आप लोग को समझाता है कि क्या चीज़ नहीं करना है व्हाइल यू आर राइटिंग। ठीक है, तो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म क्या है? जो गलती से प्लेगरिज्म हो गया क्रॉस चेकिंग या कोई चीज़ में, शायद वो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म हो गया। तो सेल्फ प्लेगरिज्म, अगर आप पहले ये एक चीज़ को नोशन को समझाए हैं, फिर से वो चीज़ को कॉपी पेस्ट करके वो चीज़ को फिर से बताए, तो वो चीज़ सेल्फ प्लेगरिज्म हो गया। अब इसमें लास्ट पार्ट जो है, जो इस पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेगरिज्म से कैसे बचे। सबसे पहले बात ये आता है कि प्लेगरिज्म तो होता है, बट अगर सपोज पकड़ लीजिए कि उस चीज़ को ऑथेंटिकेट करके पेटेंट ना किया गया या चीज़ को मतलब कॉपीराइट ना किया गया, तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाता है। फिर वो कोई भी कॉपीराइट करके चले जाएगा, चाहे वो बुक हो, म्यूज़िक हो या कोई भी चीज़ में हो, प्लेगरिज्म हो सकता है। तो चाहे उसका मतलब बहुत सारे रिक्रिएशन हो सकते हैं, बहुत सारे कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, और उसका कुछ जो मेन जो रेवेन्यू है, ये प्लेगरिज्म को क्यों स्टॉप करना है? क्योंकि प्लेगरिज्म को इसीलिए स्टॉप करना है क्योंकि जो ऑथेंटिक जो क्रिएटर्स है, उनको फिर दिक्कत हो जाता है कि वो जो रेवेन्यू है वो किसी और का जो मेहनत है वो चुरा लेते हैं। तो उससे उनको रेवेन्यू, उनका जो ड्यू क्रेडिट है वो उनको नहीं मिलता है। तो कॉपीराइट से क्या होता है कि एक चाहे वो प्रोग्राम हो, टेबल हो या कोई भी अगर चीज़ का हो, चाहे वो म्यूज़िक हो या कोई भी चीज़ में हो, कॉपीराइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से 1957 में कुछ यहाँ पर कॉपीराइट प्रोटेक्शंस है, और इस बार के लिए आप लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज़ इन इफ़ यू सी सब कॉन्टेक्स्ट 3.7 पेज नंबर 193 194। ओके, तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, एंड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल बी लुकिंग ऑन टू the section B of it. So I hope that you have liked the video, and if you have learned something new, then please like and subscribe the channel. Thank you so much. Take care.